आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम में ऑटो रिक्शा में मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है। जिला उपायुक्त के आदेशों पर बिना मीटर लगे ऑटो नहीं चलेंगे और इसके लिए प्रशासन ने 30 जून तक का जो है समय भी तय कर लिया है। इसकी समय सीमा बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दी गई है। उपायुक्त के अनुसार किसी भी यात्री को किराए संबंधी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस विषय पर मीटर लगाने वाली कंपनी के मालिक राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार 30 जून तक ज्यादा से ज्यादा मीटर लगाने थे, परंतु इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले मीटर 2,950 रुपए का लगाया जाता था, परंतु जिला उपायुक्त के आदेशों के बाद मीटर की कीमत घटाकर 1,600 रुपए कर दी गई है। अब तकरीबन 1 दर्जन ऑटो चालक मीटर लगवाने आते हैं, जिससे चोर बाजारी खत्म हो सके। और इस विषय पर ऑटो चालकों ने कहा कि सरकार के इस फैसले से मजदूरी के मद्देनजर बहुत बड़ा नुकसान होगा। सरकार तो जो फैसला लेती है सोच समझ के ठीक ही लेती है, लेकिन हम लोगों के मजदूरी के हक में हम लोगों को नुकसान है। इसमें क्या नुकसान है? नुकसान इसलिए है कि पहले जो गैस थी 2 साल पहले वो 35-36 रुपये 37 रुपये मिल जाती थी हम लोगों को। अब जो है गैस लगभग 87 रुपये के आसपास पहुंच गई है और रेट हम लोग को अभी भी वही मिल रहा है, बल्कि अब जो मीटर लग रही है और ओला बढ़ के हिसाब से तो हम लोग का रेट कम गया इस हिसाब से। तो हम लोगों को थोड़ा बहुत इसमें मजदूरी के हिसाब से बढ़ना चाहिए, जो हम लोगों को भी होना चाहिए, दिहाड़ी होनी चाहिए। अब गाड़ी का किराया, अगर किराया गाड़ी पे चलाते हैं तो हम लोगों को 400 रुपया 450 रुपया ले रहे किराया गाड़ी की, और हम लोगों को 500 रुपये दिहाड़ी नहीं निकलते हैं उसमें। गैस की रेट जो है 300, 350, 400 रुपये तक आ जाते हैं हम लोगों को। इस सिलसिले में जो ऑटो यूनियन है वो कल कार्यालय में मेरे से मिली थी और उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी साथ थे। क्योंकि रेनी सीजन शुरू हो गया है, बीच में कोविड का समय भी था, तो उन्होंने 1 महीने का एक्सटेंशन हमसे मांगा है। तो हमने उस टाइमलाइन को बढ़ा करके 30 जुलाई कर दिया है। 30 जुलाई तक सभी लोगों को, सभी ऑटो रिक्शा वालों को कहा गया है कि वो अपना वहाँ पे फेयर मीटर्स इंस्टॉल करा लें। उसके बाद में ऑटोज को हम इंपाउंड करने की प्रक्रिया। देश में मानसून दस्तक दे चुका है और ऐसे में साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए सबसे बड़ी चुनौती जलभराव की है। जलभराव से निपटने के लिए सिविल डिफेंस की टीम ने कमर कस ली है। जिला उपायुक्त ने एक आपको माफ कीजिएगा, स्पेशल ब्रीफिंग सेशन रखा और सिविल डिफेंस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। गुरुग्राम जिले में लगभग 250 सिविल डिफेंस के लोग एक्टिव मोड में रहते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की सहायता की जाएगी। तो वहीं मानसून में वॉलंटियर्स को जिस भी सामान की जरूरत होगी वो उन्हें मुहैया कराया जाएगा। तो गुरुग्राम में मानसून ने जिस तरह से दस्तक दे दी है, ऐसे में जगह जगह जलभराव की स्थिति जो है वो बन जाती है। हमारी गुड़गांव की सिविल डिफेंस की टीम है, उसके साथ इंटरेक्शन किया। लगभग 150-200 के करीब वॉलंटियर्स इसमें शामिल थे और पिछले कोरोना के समय में सिविल डिफेंस की टीम ने बहुत अच्छा काम किया था। इस बार हमने तय किया है कि जो आने वाला रेनी सीजन है उसमें जहाँ भी वाटर लॉगिंग होगी या ट्रैफिक की कंजेशन होगी, वहाँ पे हम सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स जो है वो डिप्यूट करेंगे। वो जल भराव की समस्या में भी मदद करेंगे और जो ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में भी ट्रैफिक पुलिस की मदद करेंगे। हमने गुड़गांव को 20 वार्ड में डिवाइड किया हुआ है। हमारे वार्डन, डिप्टी वार्डन हर वार्ड में हैं और जब भी कभी कहीं पे कोई भी किसी भी तरह की ज़रूरत होती है तो वी आर द फर्स्ट रेस्पोंडर और इस चीज़ को हम बनाए रखेंगे। हमारी टीम पूरे जज्बों से भरी हुई है, पूरी समाज सेवा की भावना से भरी हुई है। गुरुग्राम में मानसून ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है, लेकिन जब जिला प्रशासन ने भारी बारिश से निपटने के लिए विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर आपको बता दें कि जिला उपायुक्त निशांत सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के दौरान एमएनसी और कॉरपोरेट हाउस से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की गई है और इसके साथ ही भारी धारा में 144 के तहत एनएमटी यानी नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव की माने तो 112 ऐसे पॉइंट हैं जिनकी पहचान की गई है जहां जलभराव जैसी स्थिति का
माफ कीजिएगा सामना करना पड़ सकता है और जिसको लेकर 16 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, जिनकी देखरेख में 1100 पुलिसकर्मी और 300 के करीब वॉलंटियर भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन ने किसी भी आपातकाल या ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। देखिए, मानसून की दस्तक जो है जिले में हो गई है। कल से मानसून संबंधित जो बारिश है, वर्षा है, वो जिले में शुरू हो गई है। इस सिलसिले में दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो ये कि हमने जो 112 पॉइंट्स थे जल भराव के, ट्रेडिशनली जहां पानी भरता था, वहां पे 16 टीमें बना करके उनकी ड्यूटी लगाई है और उसमें जो सीनियर अधिकारी हैं जिले के IAS HCS ऑफिसर्स, उनको उन टीमों का इंचार्ज बनाया गया है। कोऑर्डिनेशन के लिए GMDA के, MCG के, पुलिस के और NHAI के 3-3, 4-4 ऑफिसर भी हर एक पॉइंट पे लगाए गए हैं, चाहे वो JEE XCN रैंक के हों। साइबर सिटी गुरुग्राम में बाल मृत्यु दर में कमी लाने और डायरिया को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। और आपको बता दें कि गुरुग्राम के CMO वीरेंद्र यादव ने डायरिया नियंत्रण को सफल बनाने और अति संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया का होना एक आम बात है, जिसके चलते कई बार बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। इस बीमारी का एकमात्र उपचार ORS घोल और जिंक की गोली है, जिसके माध्यम से बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। तो वहीं बदलते मौसम के कारण गर्मी और उमस बढ़ने से डायरिया का प्रकोप बढ़ने की संभावना बनी रहती है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और 15 जुलाई तक चलने वाले पखवाड़े के तहत ANM, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को ORS घोल और जिंक की गोलियां वितरित करेंगी। IDCF जिसको कहते हैं इंटेंसिव डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट, जो है ये हर साल भारत सरकार की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं और ये जून से लेके और अगस्त के बीच में अलग अलग प्रदेश या देश के हिस्सों में अगर मैं कहूँ मनाया जा रहा है। और यहाँ पर 1 से 15 जुलाई जो है हरियाणा में प्रदेश में मनाया जा रहा है और इसमें खास करके हम ध्यान उन बच्चों पे देते हैं जो 0 से 5 साल के यानी अप टू 5 ईयर्स के जो बच्चे जिनमें डायरिया के चांसेस रहते हैं या डायरिया प्रोन रहते हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो, चाहे वायरल डायरिया रहा हो या अन्य जिनको कहना चाहिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या इनकी वजह से जो बच्चे प्रोन रहते हैं, तो उनमें ना केवल हम ORS प्रोवाइड करते हैं, न उनको IC एक्टिविटीज़ के माध्यम से सबसे पहले ये बताया जाता है कि हाथ साफ सफाई रखना और हाथ धोने का तरीका क्या है, सही तरीका, ताकि उनको डायरिया हो ही ना। पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 15 में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जहां सैकड़ों की संख्या में भक्तों का तांता दिखाई दिया। तो वहीं इस रथ यात्रा में गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला भी शामिल हुए। आपको बता दें कि यात्रा में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के रथ को रस्ते से खींचा। इस दौरान भक्तों में भगवान के लिए आस्था और जोश दिखाई दिया। मैं तो एक ही बात कहूँगा, भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर आ गए हैं लोगों को दर्शन देने के लिए। और ये एक ऐसे देव हैं जो साक्षात देव हैं और मंदिर से बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। और मैं कहता हूँ कि हमारे गुड़गांव वासियों पर कृपा करेंगे। ये हर साल मनाया जाता है ऐसा वो, और यही मेरी कामना है कि लोग सुख समृद्धि को प्राप्त करें और अच्छी तंदुरुस्ती प्राप्त करें। और ये इनका अनऑथराइज मंदिर था और ऑथराइज मंदिर बना दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके प्लॉट को रेगुलराइज कर दिया है और इनको अलॉटमेंट कर दिया है, तो एक न एक दिन भव्य मंदिर भी बनेगा। आज का कार्यक्रम ये है, हमारी 3 बजे रथ यात्रा शुरू होगा, 7 बजे खत्म होगी। ये पूरी 15 सेक्टर से झाड़सा रोड होगी, रिटर्न 7 बजे तक आएगी। उसके बाद 4 से लेकर 5,000 आदमी के लिए प्रसाद बना हुआ, प्रसाद सेवन करके शाम को जाएंगे।
पलवल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दुर्गापुर गांव में प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतक के बेटे ने शिकायत में कहा है कि उसके पिता के पलवल की एक कॉलोनी में रहने वाली एक महिला से अवैध संबंध है और आगे उन्होंने कहा कि महिला और उसकी बेटी और बेटा कई बार घर आए और मां के साथ झगड़ा भी किया। इतना ही नहीं, पिता जगदीश और उक्त महिला एक सप्ताह से साथ घूमने के बाद शुक्रवार को देर रात घर आए और आते ही उसके पिता ने उसकी मां के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने लगा। जब तक वो कुछ समझ पाते उसके पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां के पेट में गोली मार दी और अस्पताल में ले जाते वक्त मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस अब पूरी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दुर्गापुर गांव का मसला है जिसमें जो आरोपित है जगदीश, उसने अपनी जो घरवाली है उसका गोली मार के उसका मर्डर कर दिया। इस संबंध में हमने 302/120 की एफआईआर दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। खबर पानीपत से है, जहां 3 मर्डर की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी आशु को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। एएसपी विजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर तीनों की ही ब्लाइंड मर्डर की वारदात का पर्दाफाश किया है। तो वहीं आपको बता दें कि वारदातों का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि आरोपी आशु समेत 4 युवकों में शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था। इस दौरान आरोपी आशु और राकेश ने सोनू का मर्डर किया और शव को एक खोखे के पीछे फेंक दिया था। उसके बाद आरोपियों ने युवक मोनू की हत्या की साजिश रची और गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी और नहर में फेंक दिया। इसके बाद 2 मर्डर की वारदातों को अंजाम देने के बाद आरोपी आशु को डर सताने लगा तो आशु ने राकेश की हत्या की साजिश रच डाली और हरिद्वार ले जाकर शराब के नशे में धुत कर राकेश का भी गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और शव को पानी में फेंक दिया। जिसके बाद पुलिस ने एक कड़ी को जोड़कर जांच की तो आशु को असंध नहर के पास से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में CIA 2 द्वारा श्री वीरेंद्र सिंह व उसकी टीम द्वारा आज ट्रिपल मर्डर ब्लाइंड ट्रेस किया है और एक्यूज्ड आशु नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने 3 मर्डर की हत्या की और जिनका कोई सुराग नहीं था। इन्होंने अपने प्रयास से आज उसको अरेस्ट किया है और 3 मर्डर का खुलासा किया है और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सर, वजह क्या थी मर्डर करने की? मर्डर करने की कोई वैसे तो शराब पी रहे थे, शराब पीकर कहासुनी होगी, छोटी मोटी होगी उनकी शराब न पीने की वजह से। तो उसी बात को लेकर उन्होंने ये पहले सोनू नाम के व्यक्ति को मार दिया और उसके खोखे के पीछे मतलब ही डाल दिया था और बाद में पता लगा भाई शायद मोनू को भी पता, मोनू देख लिया है इनका मर्डर करते हुए, तो उनको डर था ताकि ये बता ना दे। तो उन्होंने पहले नहर के पास हसन नाका के पास उसको भी गला दबाकर पड़ने से उसकी डेड बॉडी जो है नहर में। निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट गड़बड़ी को लेकर इनेलो ने हरियाणा निर्वाचन आयोग, प्रशासन और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनेलो की चेयरपर्सन उम्मीदवार रही मोनिका कपूर राठी ने कहा कि बहादुरगढ़ के निकाय चुनाव मतदाता सूची में 6134 लोगों के कहीं 2 तो कहीं 3 वोट बनाए गए हैं। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए उन्होंने फर्जी तरीके से दोहरे वोट बनाने के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। तो इस वोटर लिस्ट को लेकर मोनिका राठी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही है और आपको बता दें कि मोनिका कपूर राठी ने 237 पेज की वोटर लिस्ट जारी की है। देखिए, इसके खिलाफ हम शिकायतें करेंगे। बहुत कम मतों से मैं हारी हूँ, तो लोगों का बिल्कुल विश्वास है मुझ पर, उनकी उम्मीदों पर मैं खरी उतरूंगी। एक प्रबल विपक्ष की भूमिका मैं निभाऊंगी और भ्रष्टाचार को उजागर करने में जनता का साथ। किसी ने तो अपनी मजबूरी बता दी कि वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जो अधिकारी है वो प्रशासन का दबाव उन पे होता है। तो कोर्ट जाएंगे और 6134 वोट हैं।
6134 वोट उन लोगों की है जो बीजेपी के पटके पहन रखे हैं, उनके फोटो भी धीरे धीरे आपके पास पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और ये 6134 वोट केवल और केवल बीजेपी को चुनाव जिता के गई हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात की कि सरकार बेशक इनकी है, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है। और इसकी शिकायत जहां तक बात है तो हम डीसी को भी कर चुके हैं, राज्य चुनाव आयोग को भी भेज चुके हैं। ये पूरी लिस्ट बाकायदा पूरी लिस्ट हमने इसलिए भेजी है ताकि कल को ये ना कहे हमें लिस्ट नहीं मिली, हमें नहीं। नगर परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष जिले सिंह सैनी ने जिला प्रशासन के साथ झज्जर शहर का दौरा किया और बारिश की पानी से हुए जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने पाया कि कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है और लोगों ने बताया कि आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जरूरी काम से भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि अभी स्थिति का जायजा लिया गया है और कुछ नालों की निकासी जो रुकी हुई है उन्हें भी दुरुस्त कराया जाएगा, क्योंकि कुछ नाले नगर परिषद के अधीन आते हैं तो कुछ लोक निर्माण विभाग के अधीन आते हैं, तो उन अधिकारियों से भी इस संदर्भ में बातचीत की जाएगी। कुछ जगह से पानी निकाल भी दिया है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी जैसे कि तैसे हैं। इसलिए हमने जो हमारे अधिकारी हैं, एसडीएम हैं रविंदर जी, कल डीसी साहब और एसपी साहब ने भी दौरा किया था। आज जो हमारे शहर के एसडीएम है रविंदर जी, उनके साथ हमने पूरे शहर का दौरा किया और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से उनको अवगत है। खबर झज्जर से है, जहां शुक्रवार देर शाम रोहतक रोड पर बस स्टैंड के सामने एक निजी बस और बाइक सवार की भिड़ंत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसके बाद घायल अवस्था में युवक को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मृतक के शव को मौके पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया और शनिवार को पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। शाम को नए बस स्टैंड के सामने एक्सीडेंट हो गया था जी, बाइक सवार थे और बस के साथ एक्सीडेंट हो गया था और एक की तो मौके पर मौत हो गई थी, एक रोहतक रेफर कर दिया है। जो रणजीत था उसको बयान पे मुकदमा कर दिया, जो हरिओम था उसकी मौके पर मौत हो गई है। हरिओम था जो आगरा का रहने वाला है और यहाँ चिनाई का मिस्त्री था। झज्जर में साइबर क्राइम पर रोकथाम और गहनता से जांच के लिए शहर में जिला स्तर साइबर थाना खोला गया, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में साइबर क्राइम एक चुनौती साबित हो रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से साइबर क्राइम को रोकने के लिए राज्य के सभी जिलों में साइबर अपराध थाने खोलने के बारे में दिशा निर्देश दिए गए, जिसके तहत झज्जर में ये साइबर अपराध थाना खोला गया है। आपको बता दें कि इस थाने के लिए पूरी तरह से एक अलग विशेष टीम तैयार की गई है। ये हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार हर जिले में एक साइबर थाना खोले जाने का कम से कम एक आदेश आया था। जैसे बड़े जिले हैं गुड़गांव, फरीदाबाद में, वहां पे मल्टीपल थाने, और बाकी हर जिलों में खासतौर पे बढ़ते हुए साइबर अपराधों के संबंध में लोगों को एक इकट्ठा एक जगह पे मौका देने के लिए, और ताकि स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन हो सके, उसमें पहले से हर थाने में एक साइबर क्राइम हेल्प डेस्क खोली गई थी। उसी के आगे कंटिन्यूएशन में एक स्पेशल थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया गया है। इन थानों में उन मुलाजिमों की पोस्टिंग आहिस्ता आहिस्ता की जाएगी जिनकी ऑलरेडी साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है। झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक और आपको बता दें कि सहकारी बैंक के चेयरपर्सन नीलम अहलावत ने दूबल धन में आयोजित विश्व सहकारिता दिवस के अवसर पर जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष विश्व सहकारिता दिवस मनाया जाता है और उनका सौभाग्य है कि आज वो इस दिवस को अपने गांव में के लोगों के बीच में मना रही हैं। इस दौरान लोगों ने गांव में आने पर उनका फूल मालाओं से स्वागत भी किया। तो वहीं हजारों लोगों को संबोधित करते हुए
चेयरपर्सन नीलम अहलावत ने कहा कि आज वो एक साधारण से प्रोग्राम को करने के लिए गांव में आई थी, लेकिन हजारों की संख्या में आप लोगों ने आकर जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया है उसके लिए वो उनका आभार व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा कि नारी समाज की मूल ताकत है और मेरा संकल्प है कि महिलाएं सहकारिता बैंक से जोड़कर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, बैंक से ज्यादा संख्या में लोन लेकर अपना स्वयं रोजगार करें और साथ ही उन्होंने युवाओं से भी यही अपील की। तो झज्जर में चेयरपर्सन नीलम अहलावत पहुंची, तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा लोन लेकर और अपना स्वयं का रोजगार शुरू करें और साथ ही साथ उन्होंने युवाओं से भी यही अपील की। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर लोग जो है वो उनका स्वागत करते नजर आए और काफी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे, जिसके बाद आज चेयरपर्सन नीलम अहलावत ने वहां पर लोगों को संबोधित भी किया। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस झज्जर में मनाया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर भारी संख्या में महिलाएं वहां पर मौजूद रही। सोनीपत के विकासपुरी में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। विकासपुरी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक के बच्चे की करंट लगने से मौत हुई, जिससे नाराज हुए लोगों ने बिजली विभाग से नाराजगी जाहिर की है। हाई टेंशन तार को हटाने की मांग को लेकर यहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने सीएम विंडो में अपनी शिकायत दर्ज कराई और चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर तार नहीं हटाए गए तो ये लोग धरने पर बैठ जाएंगे। यहाँ पे हाई वोल्टेज की तारें हैं 33,000 वोल्टेज की, जो कि हमारी बिल्कुल छज्जों के सामने से गुजर रही है। ये 20 फुट से बच्चे को कैच कर लेती है, बच्चा हो या बड़ा हो। आज सुबह 9 बजे का हादसा कि हमारा छोटा बच्चा ऊपर लैटरिन वगैरह गया था कि बच्चे को 20 फुट से लाइट ने कैच किया है। तो हम 9 बजे वहाँ उसको हॉस्पिटल में उठा के ले गए। उन्होंने बच्चे को एडमिट नहीं किया, रोहतक के लिए रेफर के लिए बोल दिया था। नंबर 5 में ये हादसा हुआ जी। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं यहाँ। आला कमान अफसरों को भी हमने खूब लिख के दे दिया, रिक्वेस्ट भी कर ली, जाकर खुद भी मिले हैं, लेकिन कोई समाधान इस चीज़ का नहीं हुआ। हमारे से मिलने गए तो कभी इसका एस्टीमेट भर दे, गरीब आदमी अपना है ना गुजारा करना मुश्किल है। हम किसके एस्टीमेट भरे जी? सरकार को रहने यो अपने आप ही बदले इन तारों को। विकासपुरी गली नंबर 5 का हादसा है जो भी आज कुछ हुआ। पहले भी इस गली में 5-7 हादसे हो चुके हैं, जिसमें काफी बार घरों में नुकसान हुआ है और बंदों को भी नुकसान हुआ है। ये हादसा हमारे घर में 6-7 साल पहले भी हुआ था, जिसमें 4-5 बंदे थे, उनमें से एक खत्म भी हो चुका था। यहाँ पे कई बार कंप्लेन भी किया गया, पर वही है, घरों में कमी निकाल के चले जाते हैं। सारे की छज्जे क्यों निकाले हैं, घर क्यों बनाए हैं? और यहाँ पे सभी के घर नॉर्मल तरीके से बने हुए हैं जैसे घर बनते हैं, किसी का घर आगे निकला हुआ नहीं है। और कम से कम इस गली में रहते हुए 30 साल हो गए, पर इस तार के लिए कुछ भी नहीं किया गया, ना इसमें कोई केबल लगाया गया है, ना यहाँ पे तारे हटाई गई है, कुछ भी नहीं। दिक्कत जी हमारे को यही है कि हम 25 साल से यहाँ रह रहे हैं और हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई सुनाई नहीं करता हमारी। और यहाँ कई बार हादसे हो चुके हैं। 2 बच्चे भी, एक सीरियस हॉस्पिटल में पड़ा है और 5-6 साल पहले 4 जनों को करंट मारा था, उन्हों को एक खत्म भी हो गया था, बेचारा अपने घर का अकेला था वो। अब कोई सुनाई नहीं होती। और पीछे और भी आगे भी एक लड़के को ऐसी बिजली खींच ली थी ये दूर से। ये तो तार ही हटनी चाहिए जी यहाँ से। वो बाहर के आते हैं ना और मकानों पर दाब दे के चले जाते हैं, ये मकान पीछे करके हटाओ। क्यों हटाए मकान पीछे? हट के तो आप अपनी तार हटाओ ना। सोनीपत में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर सेक्टर 14 के मीन बाजार में चालान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो वहीं नगर निगम की ओर से की गई कार्रवाई पर आरोप लगाते हुए दुकानदारों ने कहा कि पहले की निगम के अधिकारियों की ओर से 10,000 का चालान किया गया था, लेकिन बाद में दुकानदारों का विरोध करने पर इसे 25,000 रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही जिला व्यापार मंडल ने गलत चालान काटे जाने को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए।
किससे हुई? साहब सिंह से। बिल्कुल एक भयका माहौल हो गया व्यापारियों में, जैसे चोर डाकू और लुटेरे हैं हम लोग, जबकि बिल का माल है सबके पास। और आज पहला दिन है, पहले दिन में आज के दिन ये होना चाहिए था निगम द्वारा जागृति के लिए, जागरूकता के लिए दुकानदारों को मीटिंग करके, कैंप करके, और जब बताना चाहिए था भाई आप कौन सी थैली रख सकते हो, कौन सी नहीं रख सकते। अब कई दुकानदार साथियों के पास वो थैलियां थी जो सरकार की तरफ से अलाउड है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलाउड है, उनको भी जबरदस्ती लाद का चालान काटा गया, ना किसी के साइन कराए जाते हैं, जबरदस्ती लिख देते हैं, लेने से इनकार। और निगम के अंदर इतने कार्य बाकी हैं, कल आपने देखा होगा पानी जगह जगह भर गया। ये निगम अगर वो काम करे, पहले दुकानदारों को फांसी दे दे, इनकी चाबियां ले ले, दुकानें बंद कर दे, सील कर दे। ये व्यापारी हैं, बिल का माल है इनके पास। तुम दुकानों पे जाओ, जो भी कुछ पहले दुकानदार को बताया हुआ है कि किसके ऊपर है, किसके ऊपर चालान काटेंगे, किस पे नहीं काटेंगे। हाँ जी, बैन कर दिए पन्नी इतने से इतने माइक्रोन की बैन होगी। ये कोई इंस्ट्रूमेंट लेके चले हुए, इनको पता है इतने माइक्रोन है कि नहीं है। ये जो नजर आया उसका 25,000 का चालान काट दिए, जैसे ये बता रहे सारे कि 10,000 को 25,000 में कन्वर्ट कर दिया। कुछ ना 75 माइक्रोन से ऊपर के भी चालू हुई है, 51 माइक्रोन चालू है। कुछ ऐसी आइटम है जिसमें इंडस्ट्रियल पैकिंग मटेरियल का है, उसके ऊपर बैन थोड़ा ही ना है। ये बैन कैरी बैग पे है या सिंगल यूज प्लास्टिक पे, जो इंडस्ट्रियल पैकिंग मटेरियल है उसको ऊपर चालान तो नहीं है। सारी चीज तो पैकिंग हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, वो उसको कौन चालान करेगा। सर ये मेरा देखिए 25,000 रुपया चालान काटा गया है, और ना तो मेरी शॉप पे कोई प्लास्टिक की पॉलिथीन थी, ना कोई कैरी बैग वगैरह, सारे कपड़े वाले कैरी बैग है मेरी शॉप। कंटेनर जिसमें रस वाली चीज आइटम पैक करके देते उसका चालान काटा गया, ना वेट किया गया, ना कुछ, सीधा 25,000 रुपया चालान भर के दे दिया गया। और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से, जहां हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हैदराबाद से, जो आपको बता दें कि हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, तो वहीं 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक, सीएम मनोहर लाल भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि आर्थिक एवं गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव पर इस बैठक में चर्चा की गई। सीएम ने कई सारी योजनाएं इसके बारे में बताई हैं। तो आपको बता दें कि हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक की गई और 2 दिवसीय बैठकें की जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। तो वहीं 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई है और जहां सीएम मनोहर लाल भी बैठक में शामिल हुए। तो वही आपको बता दें कि ये बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई है। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।